students, I welcome you all in today's lecture. Today we are going to study the last equipments from the chapter evaporation. So first we are going to study about the forced circulation evaporator. So this forced circulation evaporator is little bit similar to the climbing film evaporator, where the number of vertical tubes are present, and from that vertical tubes the feed is inserted into the particular evaporating system. Okay, so here the name indicates that there is forced circulation of that particular feed or the liquid into the whole evaporating system. Okay, so in the climbing film evaporator there were no use of pump, but here the force circulation should be carried out. So to carry out that force circulation, here the pump is present at the bottom of the system. Okay, so that pump is responsible for the generation of pressure, and thus the formed pressure is there to carry out the whole process of the forced circulation. Okay, so suddenly the pressure will increase. As the pressure is increased, the liquid will flow upward and suddenly it will reach towards the deflector. Okay, so as soon as the liquid reaches to the deflector, there is sudden fall in the pressure, due to which the deflector will respond to the liquid, and it is responsible for putting down or falling down that particular liquid towards the feed outlet. Okay, towards the feed outlet, due to which you can collect your sample. Okay, आपको concentrated product मिल जाएगा फिर वहाँ से. Okay, so this is the basic principle of your forced circulation, that is liquid is circulated through the tubes at high pressure by means of pump. ठीक है, यहाँ पे कौन प्रेजेंट है हाई प्रेशर जनरेट करने के लिए, क्योंकि आप ख्याल में रखिएगा ये पढ़ते समय कि आपको क्या करना है, वो पर्टिकुलर लिक्विड को फोर्स्ड सर्कुलेशन से आपको उसको फोर्स करना है, उसको प्रेशराइज करना है, और वो फोर्स वो प्रेशर कौन जनरेट करेगा यहाँ पे, पंप. ओके, फोर्स सर्कुलेशन क्रिएट्स द एजिटेशन, शेकिंग पर्टिकुलर, और वहाँ पे क्या होगा, एजिटेशन होगा. ओके, सो व्हेन द लिक्विड लीव्स द ट्यूब्स एंड एंटर्स द वेपर हेड, प्रेशर्स फॉल सडनली. ठीक है, अब आपको क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर में हमने पढ़ा है कि कैसे वर्टिकल ट्यूब्स होते हैं और उसके ऊपर क्या होता है, वेपर हेड, जिसमें डिफ्लेक्टर प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो as soon as the liquid leaves the tubes, लिक्विड जब वर्टिकल ट्यूब में से चला जाता है तो उस वर्टिकल ट्यूब में से वो वेपर हेड में उसकी एंट्री होती है. ओके, और जैसे वो वेपर हेड में उसकी एंट्री होती है, प्रेशर विल फॉल सडनली एंड दिस लीड्स टू फ्लैशिंग ऑफ द सुपर हीटेड लिक्योर. ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका मटेरियल क्या होता है, फ्लैशिंग करेगा. फ्लैशिंग मतलब क्या है, इट इज द पार्शियल वेपर, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल वेपर, और इट कॉजेज द इवापोरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड. ओके, कैसे करता है वो आपका इवापोरेशन कैसे करता है, फ्लैशिंग, बाय लोअरिंग द फ्लूइड प्रेशर बिलो इट्स वेपर प्रेशर. ठीक है, तो जैसे ही आपका पंप का प्रेशर आएगा, ज़्यादा होगा, आपका लिक्विड आपके ट्यूब में अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा. सडन एक पॉइंट पे प्रेशर फॉल होगा, फ्लैशिंग होगा, इवापोरेशन होगा, और इवापोरेशन होने के बाद आपके वेपर्स फॉर्म होंगे, जो कि कंडेंसेट वेपर्स टॉप में से बाहर चले जाएंगे, और आपका डिफ्लेक्टर क्या करेगा, आपके कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट जो कि हेवी हो जाएगा, उसमें से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल निकलने के बाद वो कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट को वो बॉटम में क्या कर देगा, उसको भेज देगा, और जहाँ से आप वो प्रोडक्ट कलेक्ट कर सकते हो. ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ योर फोर्स्ड सर्कुलेशन इवापोरेटर. So this is the diagrammatic representation of your force circulating evaporator. See, the major difference is here the pump is present. So this pump is there. यहाँ से क्या होगा, आपका फीड मटेरियल सिस्टम में आएगा. So this pump is responsible for generation of pressure. तो in case of such high pressure, that fluid is forced to go upward in the ट्यूब. ठीक है, ये डायरेक्शन में वो ऊपर चला जाएगा टूवर्ड्स द ट्यूब. ओके, सो दीज आर द हीटिंग ट्यूब.
ठीक है, जिसमें इसमें से कंडेंसेट बाहर आ जाएंगे, अगर कोई वेपर्स कोई कंडेंसेट गैसेस है तो वो बाहर आ जाएंगे। सो यहाँ पे दिस इज द स्टीम इनलेट, ये सिस्टम को हीट प्रोवाइड करने के लिए, इससे हीट एक्सचेंज करने के लिए। ओके, सो दिस इज द वेपर हेड, इन दिस वेपर हेड द डिफ्लेक्टर्स आर प्रेजेंट। ओके, सो दिस इज द साइक्लोन सेपरेटर फॉर सेपरेशन। ठीक है, दिस इज द रिटर्न पाइप, क्यों, डिफ्लेक्टर से, डिफ्लेक्टर को टच करने के बाद वो यहाँ से नीचे आके यहाँ से आपका प्रोडक्ट वापस आ जाएगा। ठीक है, और साइक्लोन सेपरेटर में से अगर कोई बचा है, उसमें ट्रेसेस बचे हैं आपके सोल्यूट के, तो वो वापस ये सिस्टम में भेज के प्रोडक्ट आपका बाहर निकाल सकेगा। ओके, सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर फिल्म forced circulated evaporator. Okay, so construction, heating unit consists of a steam jacketed tubes. The tube measures 0.1 meter inside and 2.5 meter long. Okay, so this is the construction of your evaporator कि क्या present है उसमें, the heating unit is present there. Okay, with the jacketed tubes, the measurement of the tube is 0.1 meter inside diameter and 2.5 meter long. Okay, the part of tubes project into the vapor head which consists a deflector. ठीक है, मतलब क्या कि आपका ट्यूब का पार्ट कहाँ खत्म हो रहा है, इन द वेपर हेड। ठीक है, तो वो वेपर हेड में क्या प्रेजेंट है, द डिफ्लेक्टर इज प्रेजेंट इनसाइड दैट वेपर हेड। ओके, द वेपर हेड इज कनेक्टेड टू अ रिटर्न पाइप which runs downward and enters into the inlet of the pump Q to collect your sample. Okay, so the vapor head is connected to a return pipe which returns downward and enters into the inlet of a pump. Okay, inlets are provided for steam and feed. और दो inlet present है, एक होगा आपका steam inlet, दूसरा होगा आपका feed inlet. Okay, outlets are provided for vapor, concentrated products, नॉन कंडेंस्ड गैसेस एंड द कंडेंसेट्स। ओके, कि कौन से आपको आउटलेट्स प्रेजेंट है, एक तो वेपर्स के लिए, कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट के लिए, आपके कंडेंसेट्स के लिए, या तो नॉन कंडेंस्ड गैसेस के लिए। ओके, सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर फोर्स सर्कुलेशन evaporator. Okay, now next is the working is very simple. Okay, so steam is introduced through the inlet, pump sends the liquid to the tubes. ठीक है, कि पहले स्टीम की एंट्री हो जाएगी सिस्टम में, तो पंप क्या करेगा, आपके लिक्विड को भेज देगा अपवर्ड डायरेक्शन में ट्यूब्स तक। ठीक है, एज द लिक्विड मूव्स अप थ्रू द ट्यूब्स इट गेट्स हीटेड ड्यू टू हीट एक्सचेंज थ्रू द स्टीम towards the tube. Okay, as a result the vapor and liquid mixture rushes out of the tube at high velocity due to high speed due to generation of pressure through the pump. Okay, the mixture strikes the deflector which throws the liquid downward. उसके बाद क्या होगा, वेपर्स ऊपर से सेपरेट हो जाएंगे और आपका डिफ्लेक्टर पे बैंग होने के बाद, वहां पे स्ट्राइक होने के बाद आपका लिक्विड क्या करेगा, आपका डिफ्लेक्टर क्या करेगा, इट विल थ्रो द लिक्विड डाउनवर्ड. ओके, सो दिस रिजल्ट इन द इफेक्टिव सेपरेशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर. क्योंकि लिक्विड कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, क्योंकि उसमें का सॉल्वेंट पार्टिकल वेपर्स फॉर्म करके ऊपर जा रहा है, वो बाहर निकल रहा है सिस्टम में से, तो आपका क्या ज़्यादा डेंसर हो गया, आपके सोल्यूट पार्टिकल ज़्यादा स्ट्रांगली प्रेजेंट हो गए उसमें. सो इट विल बी ईजी टू सेपरेट द लिक्विड फ्रॉम योर वेपर. ओके, so the vapor enters the cyclone separator and leaves the equipment. The concentrated product returns to the pump for further evaporation. Finally the concentrated product is collected. ठीक है, अब समझो फर्दर इवापोरेशन चाहिए, पूरा जितना सॉल्वेंट का परसेंटेज हमें रिड्यूस करना था, उसमें से निकालना था सिस्टम में से बाहर, वो नहीं निकला, तो आप क्या करोगे, फिर से वो सिस्टम की एंट्री आपके इवापोरेटर में करना चाहोगे. अगर डिजायर्ड साइज का कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट आपको मिल गया तो चलो बस कर देना वो, और उसके बाद आपका प्रोडक्ट आपका सैंपल आप कलेक्ट कर सकते हो. ओके, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ योर फोर्स्ड सर्कुलेशन इवापोरेटर. ओके, सो एडवांटेजेस, heat transfer coefficient is high. Okay, heat exchange coefficient is, heat transfer coefficient is high here. Salting, scaling are not possible due to the forced circulation. Okay, so this is the another advantages कि आपका प्रोडक्ट का सॉल्टिंग स्केलिंग नहीं होगा due to the forced circulation, because उसका
आप क्या कर रहे हो, इसमें पंप यूज करके उसका सर्कुलेशन को प्रेशराइज कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो। ओके, सुटेबल फॉर हाई विस्कस प्रिपरेशंस, जो कि इसके पहले के इक्विपमेंट्स में, इवापोरेटर्स में उनका ड्रॉबैक था, वो ये फोर्स्ड सर्कुलेशन इवापोरेटर ने ओवरकम किया है कि क्या, इट इज सुटेबल फॉर द हाई विस्कस प्रिपरेशंस ऑल्सो। ओके, दिस इवापोरेटर इज सुटेबल फॉर थर्मोलेबल सब्सटेंसेस बिकॉज ऑफ रैपिड इवापोरेशन। क्यों? बिकॉज इसका टाइम ऑफ एक्सपोजर ज़्यादा नहीं है, क्योंकि प्रेशर की वजह से इसका इवापोरेशन टाइम, इवापोरेशन का रेट फास्टर है। ठीक है, और थर्मोलेबल सब्सटेंसेस मतलब क्या, कि ज़्यादा देर तक वो खुद को पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं, वो डिग्रेड हो जाएंगे फास्ट। ठीक है, तो थर्मोलेबल सब्सटेंस के लिए ये इवापोरेटर सूटेबल है, क्योंकि इसका टाइम ऑफ एक्सपोजर बोलो या रेट ऑफ इवापोरेशन बोलो, ये फास्टर है। ठीक है, और टाइम ऑफ एक्सपोजर कम है, सो दैट्स व्हाई द थर्मोलेबल सब्सटेंसेस आर सूटेबल फॉर दिस इवापोरेटर। ओके, disadvantages. The disadvantage is equipment is expensive and more power supply is required. Okay, so these are the disadvantages of this evaporator. Uses: it is used for the evaporation of insulin and liver extract. इंसुलिन और liver extract हम ये फोर्स्ड सर्कुलेशन इवापोरेटर का इस्तेमाल करके उनके एक्सट्रैक्ट को हम अचीव कर सकते हैं, या तो कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट उनका अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द इन केस ऑफ द क्रिस्टलाइजिंग ऑपरेशंस, जहां इवापोरेशन की जरूरत है, पहला स्टेप तो इवापोरेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा, उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स होगा। सो इन दैट ऑपरेशंस द फोर्स सर्कुलेशन इवापोरेटर कैन बी यूज्ड। ओके, सो दीज आर द यूजेस ऑफ योर forced circulation evaporator. Okay, so we have studied the principle, construction, working, advantages, disadvantages and uses of your forced circulation evaporator. Then next is the multiple effect evaporator. So from the exam point of view, this evaporator is important. Okay, so here the name itself indicates that multiple effect evaporator means क्या, यहाँ पे multiple means more than two evaporators are connected with each other. See, this is the first system, second one and third one. Okay, now here this is the diagram represents the parallel फीड इवापोरेटर। ठीक है, कि मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर के भी 4 टाइप के अरेंजमेंट होते हैं उसमें। फर्स्ट वन इज द फॉरवर्ड फीड अरेंजमेंट, सेकेंड इज द बैकवर्ड फीड अरेंजमेंट, थर्ड इज द मिक्स्ड फीड अरेंजमेंट एंड फोर्थ इज द पैरेलल फीड अरेंजमेंट। सो दिस अरेंजमेंट इज रेफर्ड एज द पैरेलल फीड अरेंजमेंट। अब क्या होता है ये फीड अरेंजमेंट? ठीक है, तो फॉरवर्ड फीड अरेंजमेंट में क्या होता है, सपोज 1 2 3, सो दीज आर द 3 इवापोरेटर्स आर कनेक्टेड, 3 ट्यूब्स, जनरली 3 ट्यूब्स बोलेंगे हम इसको, कि 3 ट्यूब्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। ठीक है, सिलेंड्रिकल इवापोरेटर, ये 1 2 और 3। ठीक है, तो इन केस ऑफ द फॉरवर्ड फीड इवापोरेटर द मदर लिक्योर इज इंट्रोड्यूस्ड, मदर लिक्योर और फीड इज इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट इवापोरेटर, और फर्स्ट में से सेकंड में जाएगा, सेकंड में से थर्ड। तो ऐसा अरेंजमेंट अगर रहा तो मतलब आप फीड या मदर लिक्योर, उसको कुछ भी बोलो, कि अगर जब हम सिस्टम में फीड पहले फर्स्ट इवापोरेटर में डालेंगे, फर्स्ट इवापोरेटर में से वो सेकंड में जा रहा है, सेकंड में से थर्ड में जा रहा है, तो तब हम वो सिस्टम को बोलेंगे इट इज द फॉरवर्ड फीड अरेंजमेंट। ओके, नेक्स्ट इज द बैकवर्ड फीड अरेंजमेंट सॉरी, नेक्स्ट इज द बैकवर्ड फीड अरेंजमेंट। अब बैकवर्ड फीड अरेंजमेंट किसको बोलेंगे? फॉरवर्ड का अपोजिट। फॉरवर्ड में हम क्या करते थे, फर्स्ट नंबर के इक्विपमेंट में डालते थे, तो बैकवर्ड में क्या, थर्ड नंबर के इक्विपमेंट में हम डालेंगे थर्ड से फिर सेकेंड से फिर फर्स्ट। तो दैट अरेंजमेंट इज नथिंग बट द बैकवर्ड फीड अरेंजमेंट। थर्ड पार्ट इज द मिक्स्ड फीड अरेंजमेंट। मिक्स्ड फीड अरेंजमेंट में क्या, ना फॉरवर्ड फॉलो करेंगे ना बैकवर्ड फॉलो करेंगे। मिक्स्ड मतलब पहले प्रोडक्ट आपने क्या, आपका फीड आपने क्या सेकेंड में डालोगे, फिर सेकेंड में से वो थर्ड में जाएगा, थर्ड में से फिर फर्स्ट में जाएगा। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे मिक्स्ड फीड अरेंजमेंट। एंड लास्ट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज पैरेलल फीड अरेंजमेंट। ठीक है, जो ये सिस्टम में प्रेजेंट है दैट इज नथिंग बट द पैरेलल फीड अरेंजमेंट। पैरेलल मीन्स पैरेलली सब में सेपरेट इंसर्शन ऑफ योर फीड करना पड़ेगा आपको। फीड 1 का फीड में
वन में से सेकंड में नहीं जाएगा वो, फिर सेकंड का सेकंड में, थर्ड का थर्ड में, ठीक है। एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है, पर फिर भी पैरेलली आप क्या कर रहे हो, फीड को सबमिट कर रहे हो अंदर, उसको सप्लाई दे रहे हो फीड का। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द पैरेलल फीड अरेंजमेंट, ठीक है। फॉरवर्ड क्या है, पहले फर्स्ट इक्विपमेंट में, फर्स्ट से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में। बैकवर्ड क्या है, पहले थर्ड में, थर्ड से सेकंड में, सेकंड से फर्स्ट में। मिक्स्ड क्या है, पहले रैंडमली सेकंड चूज करो, सेकंड में डाल दो आपका फीड, सेकंड से थर्ड में डालो, थर्ड से फिर फर्स्ट में। और पैरेलल ये जो सिस्टम है दिस इज पैरेलल, फर्स्ट का फर्स्ट में करेंगे, सेकंड का अलग से सेकंड में, थर्ड का अलग से थर्ड में, लेकिन पैरेलली, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर। ओके, मतलब अब पैरेलल में क्या कॉमन है, क्या सप्लाई हो रहा है, हर इसमें कॉमन क्या चीज है, दैट इज द स्टीम इज सप्लाइड, ठीक है। एक बार ही स्टीम सप्लाई होगा आपके फर्स्ट में, फर्स्ट से फिर वो स्टीम सप्लाई होगा सेकंड में, और सेकंड से होगा थर्ड में। सो दिस इज द डिफरेंस इन द पैरेलल फीड इवापोरेटर, कि इसमें सप्लाई हो रहा है फर्स्ट से सेकंड में, सेकंड, अब एरोस तो बता रहे हैं, तो ये एरो से क्या सप्लाई होगा, S1 दैट इज स्टीम 1 फॉर फर्स्ट इक्विपमेंट, S2 दैट इज स्टीम 2 फॉर सेकंड इक्विपमेंट, S3 दैट इज स्टीम 3 फॉर द थर्ड इक्विपमेंट, ठीक है। और ये वेंट किस चीज के लिए है, दैट वेंट इज प्रेजेंट फॉर द रिमूवल ऑफ वेपर्स। और ये C1 क्या है, आपका कंडेंसेट प्रोडक्ट, और ये क्या है आपका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। This is the cyclone separator. Okay, now multiple effect evaporator are the vertical tube evaporator. Okay, so this is the ट्रिपल इफेक्ट इवापोरेटर विद द पैरेलल फीड अरेंजमेंट। अगर ये डायग्राम आप बुक में भी देखोगे तो ये क्या है, पहले तो पार्ट है मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर का, ठीक है। सो मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर आर द वर्टिकल ट्यूब इवापोरेटर्स, जिसमें दिस इज द ट्रिपल इफेक्ट इवापोरेटर विद द पैरेलल फीड अरेंजमेंट, मतलब सब इसमें सेपरेट फीड का अरेंजमेंट हमें करना पड़ेगा। पर कॉमन क्या है कि स्टीम फर्स्ट में से सेकंड में जा रहा है, सेकंड में से थर्ड में जा रहा है, और फिर साइक्लोन सेपरेटर। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ योर मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर. So it consists of a large cylindrical body made up of a cast iron with a dome shaped top and bottom. ठीक है, so it is the large cylindrical body. Okay, it consists it is made up from the cast iron with the dome shaped top and bottom. Okay, so calandria consists of a number of vertical tubes, means the whole system consists of a number of vertical tubes. About 100 such tubes are fitted in a body measuring 2.5 meters or more in diameter. ठीक है, कि यहाँ पे 100 of tubes can be placed into the system, क्योंकि लार्ज स्केल के लिए, कंटिन्यूस प्रोसेस के लिए आपको बड़ा इक्विपमेंट लगेगा. सो 100 of tubes can be placed in this system. ठीक है, इनलेट्स आर प्रोवाइडेड फॉर द स्टीम एंड फीड. यहाँ पे 2 इनलेट्स प्रोवाइडेड है, एक तो है आपका स्टीम के लिए, ठीक है, एक तो है आपका स्टीम के लिए, दूसरा आपका फीड के लिए. आउटलेट्स किसके लिए प्रेजेंट है, वेपर्स के लिए, आपका कंडेंस्ड गैसेस के लिए और आपके प्रोडक्ट के लिए. ठीक है, आउटलेट्स आर प्रोवाइडेड फॉर द वेपर, कॉन्सेंट्रेटेड गैसेस, नॉन कंडेंस्ड गैसेस एंड द कंडेंसेट्स. ओके, तो इन चीज़ों के लिए आपके आउटलेट प्रेजेंट है. ओके, नाउ वर्किंग ऑफ योर मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर. ठीक है, बहुत सिंपल वर्किंग है. आपका फर्स्ट सिस्टम में आपका स्टीम का एंट्री होगा. ठीक है, फर्स्ट सिस्टम में आपका स्टीम का एंट्री होने के बाद वो क्या करेगा, ट्यूब्स को हीट करेगा. ठीक है, ट्यूब्स को हीट करने के बाद अपना हीट वो फीड में क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, फीड तक ट्रांसफर करेगा. अब आपका फीड क्या हो गया है, आपका फीड हो गया है बॉयल, आपका फीड हो गया है हॉट. ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है उसका कि वेपर्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, तो दैट वेपर्स इज और दैट स्टीम इज देन ट्रांसफर टूवर्ड्स द नेक्स्ट सिस्टम. और पहले सिस्टम में से आप क्या करोगे, आपका कंडेंसेट गैस बाहर फेंक दोगे, वेपर्स बाहर निकल जाएगा और बचेगा कौन, कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट, जो कि बॉटम में से आप बाहर ले लोगे. ओके, सो दिस इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ योर मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर. ठीक है, फिर अगेन फर्स्ट सिस्टम में से सेकेंड सिस्टम में स्टीम जा रहा है, अगेन उसमें नया फीड इंट्रोड्यूस करना है. सेम नया फीड को भी वो खुद का हीट एक्सचेंज करेगा और उसका इवापोरेशन होगा, वेपर्स बाहर चले जाएंगे, कंडेंसेट नॉन कंडेंस्ड गैसेस बाहर चले जाएंगे, प्रोडक्ट बॉटम में से आ जाएगा और वो स्टीम सिस्टम 3 में पास हो जाएगा. ओके,
So a hot saturated solution of the feed is directly fed into each of the three effects in parallel without transferring the material from one another. आपको parallel feed arrangement के लिए यही बात याद रखनी है कि आपको directly हर एक इक्विपमेंट में फ्रेश फीड इंट्रोड्यूस करना है. यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ मटेरियल नहीं होता है बिकॉज इट इज़ द पैरेलल फीड अरेंजमेंट. यहाँ पे सिर्फ स्टीम ट्रांसफर की जाती है. ओके, so this is commonly used in the concentration of salt solution where the solute crystallizes on concentration, due to which हम क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते. फ्रेश फीड ही सिस्टम में इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी आपको. ठीक है. ओके, नेक्स्ट आर द ऑपरेशंस. अब कैसा ऑपरेट होता है ये पूरा सिस्टम आपका. ओके, सो द इक्विपमेंट इज एट रूम टेम्परेचर एंड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर एट द बिगनिंग. ठीक है, उसका रूम टेम्परेचर और एटमोस्फेरिक प्रेशर इक्विपमेंट का स्टार्ट में रहेगा. ठीक है. द लिक्विड फीड इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू ऑल द थ्री इवोपरेटर्स टू लेवल अप देयर अपर ट्यूब शीट्स. ठीक है, उसका इक्विपमेंट में आप क्या कर दोगे, अब फ्रेश फीड की एंट्री कर दोगे. ओके, द वेंट वॉल्स V1, V2, V3 आर केप्ट ओपन एंड ऑल द अदर वॉल्स आर क्लोज्ड. ठीक है, द वेंट वॉल्व इज ओपन एंड ऑल द अदर वॉल्स आर क्लोज्ड. कौन से वॉल्स है दूसरे हमारे पास जो कि प्रोडक्ट के लिए है, और उसके बाद आपका कंडेंस्ड वॉल्व है एक. ठीक है. नाउ अ हाई वैक्यूम इज क्रिएटेड विद द लिक्विड चेम्बर्स ऑफ द इवोपरेटर. ओके, so the steam valve S1 and the condensate valve C1 are opened. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो भी कंडेंस्ड नॉन कंडेंस्ड गैस है, ठीक है, उसको बाहर निकालने के लिए और स्टीम की एंट्री अंदर देने के लिए. ओके, स्टीम इज सप्लाइड. स्टीम फर्स्ट रिप्लेसेस द कोल्ड एयर ऑफ फर्स्ट इवोपरेटर. ऑब्वियसली क्योंकि क्या कर रहा है, वो खुद का हीट एक्सचेंज कर रहा है. हीट एक्सचेंज कर रहा है मतलब क्या, वहाँ पे कोई कोल्ड एयर होगा तो दैट कोल्ड एयर इज रिप्लेस्ड और सब्सटीट्यूटेड बाय द हॉट एयर और द बाय द स्टीम. ठीक है, मतलब C1 क्यों खोला है आपने या वॉल्व V1 क्यों खोला है, इसीलिए कि आपका पूरा कोल्ड एयर शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द वॉल्व V1 एंड ऑल द कंडेंसेट एंड नॉन कंडेंस्ड गैसेस शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द C1. ओके, सो उसके लिए उसके बाद उसका काम होने के बाद आप क्लोज कर सकते हो. ओके, द सप्लाई ऑफ स्टीम इज कंटिन्यू अंटिल द डिजायर्ड प्रेशर P0 इज क्रिएटेड इन द स्पेस ऑफ फर्स्ट इवोपरेटर. क्यों? क्योंकि वही स्टीम आपको कैरी फॉरवर्ड करनी है. तो दैट्स वाई कि स्टार्टिंग आपका प्रेशर कितना रहेगा, रूम टेम्परेचर पे टेम्परेचर प्रेशर वही रहेगा. ठीक है, तो उसके बाद स्टीम तब तक सप्लाई करना है जब तक वो बॉइलिंग अचीव ना करे. ठीक है, ये बोल सकते हैं हम कि वो बॉइलिंग अचीव ना करे और आपका कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट डिजायर्ड साइज का आप अचीव कर लो, तो समझ जाना कि उतना प्रेशर जनरेट हो गया है आपका. ठीक है, या तो ख्याल में रखो कि डिजायर्ड प्रेशर P0 जब तक अचीव नहीं होता तब तक आपको स्टीम सप्लाई करनी है वो सिस्टम में. ओके, एट दिस प्रेशर द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम इज T0. Steam gives its temperature to the liquid feed in the first evaporator and get condensed. Condensate is removed through the valve C1. ठीक है, कि जो भी कोल्ड एयर है वो वॉल्व V1 में से निकल रहा है और कोई कंडेंस्ड गैसेस है या कंडेंसेट है वो आपका C1 में से निकल रहा है. और स्टीम क्या कर रहा है कि खुद का टेम्परेचर वो लिक्विड फीड को दे रहा है, दैट विच इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट इवोपरेटर. अब ये सब बातें किसकी शुरू है, फर्स्ट इवोपरेटर की ही, क्योंकि एक इवोपरेटर का आप याद रखोगे या एक इवोपरेटर आपको समझ जाएगा तो लाइकवाइज सेकेंड थर्ड भी सेम है. ठीक है, सो ड्यू टू द हीट ट्रांसफर द लिक्विड टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड रीचेस टू द बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, कि जो हीट स्टीम खुद की दे रही है फर्स्ट इवोपरेटर के फीड को, उसके वजह से क्या होगा, द टेम्परेचर विल बी रेज्ड and reach to the boiling point. Okay, so due to this process vapor will generate from the feed first. Okay, so the formed vapor displaces the air in the upper part of first evaporator. Moreover, the vapor also displaces the air in the steam space of second evaporator. मतलब क्या हो रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे, जब आपका लिक्विड फीड का बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाएगा एट दैट टाइम द वेपर्स विल बी फॉर्म्ड. ओके, सो दैट वेपर्स क्या करेगा, इवोपरेशन हो जाएगा आपका. ठीक है, आपका कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट फर्स्ट सिस्टम में मिल जाएगा. सो दैट वेपर्स displaces themselves into the second evaporator. Okay, after complete displacement of air by the vapor in
in the steam compartment of second evaporator, the valve V2 is closed again. Okay, the vapor of first evaporator transmits its heat to the liquid of second evaporator and gets condensed. Condensate is removed through the valve C2. These steps are continued in the third evaporator also. सिंपल है कि फर्स्ट इवापोरेटर में उसका काम हो गया, वेपर्स फॉर्म हो गए, तो वेपर्स क्या करेंगे, खुद को डिस्प्लेस करेंगे इनटू द सेकेंड इवापोरेटर. ठीक है, तो सेकेंड इवापोरेटर में डिस्प्लेस होने के बाद जो भी कोल्ड एयर है वो V2 में से निकल जाएगा और जो भी कंडेंसेट प्रेजेंट है वो C2 में से निकल जाएगा. ठीक है, उसके बाद वो वॉल्व क्लोज कर सकते हो. अब अगेन क्या होगा, वो सिस्टम में हीट एक्सचेंज यहाँ तक होगी जब तक वो लिक्विड बॉइलिंग तक अचीव ना हो. ठीक है, या तो कॉन्सेंट्रेट प्रोडक्ट उतना डिजायर्ड साइज का ना मिले. एक बार हो गया वो बॉइलिंग अचीव हो गया, अगेन सेकेंड इक्विपमेंट के वेपर्स क्या करेंगे, आपके थर्ड इक्विपमेंट में जाएंगे. ठीक है, अगेन सेम प्रोसीजर इज रिपीटेड. ओके, so this is all about the working of your multiple effect evaporator. Advantages: it is suitable for large scale and for continuous operation. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स हम बढ़ा सकते हैं. ये जो हम पढ़ रहे हैं अरेंजमेंट, दैट इज द पैरेलल अरेंजमेंट एंड 3 ट्रिपल इफेक्ट इवापोरेटर. ओके, सो हाईली इकोनॉमिकल व्हेन कंपेयर्ड टू द सिंगल इफेक्ट, क्योंकि सिंगल इफेक्ट में जो मिल रहा है मल्टीपल इफेक्ट में उससे ज़्यादा मिल रहा है, सो इट इज़ more economical. Multiple effects or stages are now used to minimize the energy input required to evaporate or boil of undesirable water content. Okay, 5 evaporators can be attached. So this is the advantage of your multiple effect evaporator. So next part is the economy of the multiple effect evaporator. की क्या इकोनॉमी है. ठीक है, अब इकोनॉमी क्यों इंट्रोड्यूस किया है, बिकॉज अब पूरा खेल कौन से चीज़ पे बेस्ड है इन दिस मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर, दैट इज कि कितना स्टीम हमें लगेगा और उतने स्टीम में कितना वेपर्स प्रेजेंट होगा, या तो कितनी स्टीम हमें देना है जिसके वजह से सफिशिएंट वेपर शुड बी प्रोड्यूस्ड. ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट द इकोनॉमी ऑफ एन इवापोरेटर. ओके, मीन्स द इकोनॉमी ऑफ एन इवापोरेटर इज द क्वांटिटी ऑफ वेपर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट स्टीम एडमिटेड. की पर यूनिट जितना हम स्टीम वो सिस्टम में एडमिट कर रहे हैं उससे कितना क्वांटिटी वेपर का प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, सो द फीड इज एडमिटेड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. ओके, देयरफॉर इट डज नॉट रिक्वायर एनी मोर हीट टू रेज इट्स टेम्परेचर. ओके, हेंस द सप्लाइड स्टीम गेट कंडेंस्ड टू गिव द हीट ऑफ कंडेंसेशन. ओके, एंड दैट हीट विल बी ट्रांसफर्ड टू द लिक्विड. ठीक है, so this heat transferred now serves as a latent heat of vaporization. Q, because the liquid undergoes the vaporization by receiving the heat, that's why it is serving as a latent heat of vaporization. Okay, loss of heat by means is negligible. Here no loss of heat, that's why we can calculate the economy of your multiple effect evaporator, जिसकी वजह से हमें पता चले कि how much quantity of vapor is produced per unit the steam is admitted into the system. Okay, so here the economy of an evaporator may be expressed as, ठीक है, क्या है, टोटल मास ऑफ वेपर प्रोड्यूस्ड बाय द टोटल मास ऑफ स्टीम सप्लाइड. जितना आप स्टीम सप्लाई करोगे उतना ही वेपर आपका प्रोड्यूस होगा, तो उसका वेट, उसका मास, दैट इज नथिंग बट द इकोनॉमी ऑफ इवापोरेटर. क्या है, इकोनॉमी ऑफ इवापोरेटर किस चीज़ का रेशो है, कि कितना वेपर का मास कितना प्रोड्यूस हुआ और किसके कंपैरिजन में कि हमने कितना स्टीम सप्लाई किया था. ओके, सो इन केस ऑफ द सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर स्टीम प्रोड्यूसेस द वेपर ओनली वंस. ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही सिस्टम की बात शुरू है. ठीक है, तो स्टीम विल प्रोड्यूस द वेपर ओनली वंस, सो दैट्स व्हाई दैट रेशो इक्वल्स टू 1. ओके, एट दैट टाइम, और इन केस ऑफ द सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर इकोनॉमी ऑफ द इवापोरेटर शुड बी n mass of the vapor produced by n mass of the steam supply equals to 1. Okay, now in case of the multiple effect evaporator steam produce द वेपर्स मेनी टाइम. क्यों, क्योंकि सप्लाई ऑफ स्टीम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, सो दैट्स वाई द प्रोडक्शन ऑफ वेपर मस्ट बी इंक्रीज और एन नंबर ऑफ टाइम, सीधा. सो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इवापोरेटर्स कनेक्टेड, जितना नंबर ऑफ इवापोरेटर्स रहेगा, मतलब कैसा, सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर में एक ही इवापोरेटर है तो उसका क्या हो रहा है, 1 कंसिडर कर रहे हैं हम. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
नंबर ऑफ इवापोरेटर इंक्रीज होगा तो वो एन भी आपका इंक्रीज होगा. 2 रहे तो 2, 3 रहे तो 3 रहे तो आप वहाँ पे 3 इवापोरेटर रहेगा तो n इक्वस टू 3 कर सकते हो. 5 रहेगा तो n इक्वस टू 5 कर सकते हो. ओके, सो इकोनॉमी ऑफ एन इवापोरेटर इक्वस टू n मास ऑफ वेपर प्रोड्यूस्ड बाय 1 यूनिट ऑफ स्टीम सप्लाइड इक्वस टू n. ओके, सो दिस इज द इकोनॉमी ऑफ इवापोरेटर, जो कि एमसीक्यूज में भी आपको पूछ सकते हैं. ओके, सो the economy of multiple effect evaporator is n times the economy of a single evaporator. ठीक है, अगर comparatively पढ़े तो. okay, so such great economy is approximately true as it depends on many factors such as temperature of the feed, pressure difference and the ratio of weight of feed to the प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये इन पैरामीटर्स पे आपका इकोनॉमी डिपेंड कर सकता है, तो इनको मेंटेन कर लो, इनका ख्याल रख लो, तो आपका इकोनॉमी भी बेहतर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा. ठीक है, so this is all about the chapter evaporation. So we have studied the introductory part about evaporation, the factors affecting evaporation and the principal construction, working, advantages, disadvantages and uses of your equipments which are used for the evaporation, that are evaporators. Okay, so this is all for today. Thank you very much.